नमस्कार दोस्तों। तो मध्यकालीन इतिहास का हमारा भी सीरीज चल रहा है और इसमें भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सल्तनत काल। ठीक है, तो पिछला वीडियो में यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 देखे थे। टोटल सल्तनत काल के हम लोग 60 प्रश्न को कवर कर रहे हैं। 30 प्रश्न अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अगर यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो सल्तनत काल से संबंधित पार्ट 2 में आज भी हम लोग 30 प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए कि कोई भी अगर यदि प्रश्न है तो सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे जो है पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अब जो है देखते रहिएगा, तो आपका जाकर के ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज 31 नंबर प्रश्न से। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न तक आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने एक अभियान की योजना बनाई थी? तो ये दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था कि इतिहास में पहली बार ये क्या किया था कि मंगोल जो क्षेत्र था इस पर कब्जा करने के लिए दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, एक योजना बनाया था। और इस योजना के लिए इन्होंने क्या क्या काम किया ये आप देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान विजय की योजना बनाई थी। खुरासान मतलब पूरे क्षेत्र में। ठीक है, इसके लिए इसने जो है 3,70,000 सैनिकों की भर्ती भी की थी, लेकिन मध्य एशिया की तेजी से बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उसने क्या किया, यह योजना को त्याग कर दिया। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 3,70,000 सैनिक का भी इसने क्या किया था, नियुक्ति कर लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में इसने अपना प्लान को चेंज कर दिया। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनाई थी? तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन का एग्जाम्पल दे करके, चीन का उदाहरण दे करके इसने क्या किया, यहाँ पे टोकन चलाया जो किस चीज़ के निर्मित होते थे, तांबा और पीतल के। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक कुबलाई खां के सांकेतिक मुद्रा के सफलतापूर्वक प्रयोग से प्रेरित होकर हिंदुस्तान में भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया। हालांकि यह प्रयोग असफल रहा था। ठीक है ना, यह प्रयोग क्या रहा, असफल हो गया। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग जिसका नाम था दीवान ये अमीर कोही की स्थापना की थी? तो यहाँ पे दीवान ये अमीर कोही की स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान ये अमीर कोही का मेन काम क्या था, तो कृषि की देखभाल के लिए इस क्षेत्र का स्थापना किया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवान ये कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। ठीक है, यानी कि कृषि का जो क्षेत्र था, जो खेत था, उसको बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र का जो है निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो जब इब्न बतूता भारत आया था उस टाइम दिल्ली सल्तनत यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, देखिए आपको पूछा जाता है कि इब्न बतूता जो है ये कहाँ का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दो प्रश्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कहाँ का शासक था। ठीक है, कौन, इब्न बतूता, और ये भारत कब आया था? तो मोरक्को का शासक था और 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा संस्मरणों का संकलन भी किया गया था। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? अभी हमने आपको बताया, यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया। सेम इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो मोरक्को का निवासी था, सभी लोगों को इसका आंसर पहले पता चल गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे राज्य सेवा में नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को राज्य सेवा में नियुक्त किया था। जैसे कि अभी 2 प्रश्न पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। इसको यहाँ पे किस काम के लिए लगाया था? तो 1342 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इसे राजदूत के रूप में चुनकर कहाँ पर भेजा था? चीन भेजा था। समझ गए? चलिए, तो ये 37 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना करने का श्रेय जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने
300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में से जो इम्पोर्टेंट है फतेहाबाद है, हिसार है, फिरोजपुर है, जौनपुर है और फिरोजाबाद प्रमुख है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पे जाता है 300 यहाँ पे लगभग शहर इसने क्या किया था, बसाया था। अगला प्रश्न है तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। किस वर्ष ये आक्रमण हुआ था? 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तैमूर द्वारा किया गया था। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न कि तैमूर द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो तुगलक साम्राज्य था तैमूर द्वारा किए गए आक्रमण के बाद 1398 के आक्रमण के बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसकी समाप्ति हो गई। यह आक्रमण उसने तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में किया था। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि तैमूरलंग के द्वारा जो है यहाँ पे किसके शासनकाल में यहाँ पे आक्रमण किया गया था, तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में आक्रमण किया गया था। ठीक है, 1398 ईस्वी में। ये आपका जरूरी है इसको याद करना। अगला प्रश्न देखिए 14वीं शताब्दी में द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा, जिसने इसका नाम फतेह खान रखा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नामित मुख्यालय शहर से फतेहाबाद जिले का नाम पड़ा है, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था। क्लियर हो गया। देखिए खिज्र खां ने कौन से राजवंश की स्थापना की थी या फिर प्रारंभ की थी, तो खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश का स्थापना किया गया था। किस वंश का स्थापना किया गया था, सैयद वंश का स्थापना किया गया था। देखिए खिज्र खां सैयद राजवंश का संस्थापक था। तैमूर ने 1398, ठीक है, तैमूर ने 1398 में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की थी। अतः जाने सेना तैमूर ने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। और यहाँ पे सैयद ने ही खिज्र खां ने क्या किया, सैयद वंश का स्थापना कर दिया। ठीक है, किस वंश का, सैयद राजवंश का स्थापना कर दिया। अगला प्रश्न देखिए सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? जस्ट अभी हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया, खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना किया गया था। देखिए इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का सुल्तान बना। हालांकि ज़्यादा दिन इसका कार्यकाल चला नहीं। और कितना दिन इसका कार्यकाल चला, बाबर के युद्ध में ये मारा गया था। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया इस युद्ध को। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी जो है पराजित हो गया और बाबर यहाँ पे विजयी हुआ। और बाबर विजयी होने के बाद इसने क्या किया, अपना मुगल वंश का स्थापना कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे 1526 में जब पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ उस टाइम यहाँ पे इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया और यहाँ पे बाबर ने अपना मुगल वंश का स्थापना कर लिया था। अगला प्रश्न देखिए मोठ की मस्जिद के शासनकाल में बनी थी। तो देखिए मोठ की जो मस्जिद है ये जो है सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनाया गया था। समझ गए, क्लियर हो गया। मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसे 1505 ईस्वी में सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान वजीर मियाँ ओइया ने बनवाया था। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, अगला प्रश्न में पूछ रहा है आपको खाली स्थान में आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किसने? तो सिकंदर लोदी जो था इसने क्या किया था, आगरा को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाया था। देखिए 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पे प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि आगरा नगर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। समझ गए, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यदि आपको पूछा जाए कि ताजमहल जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका कहाँ पर है, आगरा में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो इब्राहिम लोदी दिल्ली राजवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका कार्यकाल जो था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, देखिए सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी यहाँ पे शासक बना। यह लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। तत्पश्चात मुगल वंश की स्थापना हुई। जैसा कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि 1526 में जब प्रथम यहाँ पे पानीपत का युद्ध लड़ा गया, बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। उसके बाद इसका युग यहाँ पे समाप्त हो गया था।
दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। ठीक है, भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे क्या थी मुख्य भाषा, ऑफिशियल भाषा तो फारसी थी। देखिए कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? कुतुब मीनार के पास देखिए एक महरौली पिलर है। ठीक है, और इसका जो मुख्य रूप है प्रसिद्ध होने का वो है उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि महरौली पिलर है क्या। ठीक है, तो देखिए दिल्ली के महरौली में स्थित लगभग 7 मीटर ऊंचा, यानी कि लगभग 21.5-22 फीट के आसपास, तो 7 मीटर ऊंचा और स्तंभ तत्कालीन लौहकारों की क्षमता को प्रमाणित करता है। 99% लोहे की मात्रा के बाद भी आज तक इसमें जंग का असर नहीं पड़ा है, यानी कि 99% लोहा है फिर भी इसमें जंग आज तक नहीं लगा है। समझ गए, इसीलिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। देखिए वही प्रश्न को आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो लौह स्तंभ जो है ये कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग फिर से जान लेते हैं। लौह स्तंभ नई दिल्ली में कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित एक विशाल स्तंभ है। लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख के अनुसार किसी चंद्र नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया था। लौह स्तंभ अभिलेख पर उल्लिखित राजा चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय माना गया है। समझ गए, तो ये इसका मेन फैक्ट था। देखिए अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो देखिए अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार विरासत में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा जो है इसका निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार यानी कि कुतुब मीनार भवन समूह के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह यहाँ पे इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार भी है। ठीक है, तो यही क्या था कुतुब मीनार के अंदर में स्थित है, ये था अलाई दरवाज़ा। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग यहाँ पर देखिए अलाही दरवाज़ा दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के लिए एक खाली स्थान है। तो ये क्या है? अलाही दरवाज़ा जो है दिल्ली स्थित वही जो कुतुब मीनार मस्जिद है वहाँ पे एक क्या है प्रवेश द्वार है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, तो अलाही दरवाज़ा जो है दिल्ली स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में एक प्रवेश द्वार है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बुलंद दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार या फिर अलाई दरवाज़ा। तो ये चारों ऑप्शनों में से यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा जो है ये क्या है वहाँ का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा वहाँ का हिस्सा नहीं, बाकी ये जो तीनों है कुव्वत उल इस्लाम, कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा ये कुतुब परिसर का हिस्सा है। ठीक है, देखिए बुलंद दरवाज़ा क्या है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में स्थित है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद यानी कि कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है, लेकिन फतेहपुर सिकरी यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी में स्थित है जिसका निर्माण यहाँ पे अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। ठीक है, कब? 13वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। देखिए कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी में किया तथा इल्तुतमिश ने 1211 जिसका कार्यकाल था 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी के कार्यकाल में पूरा हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को यहाँ पे काफ़ी हानि पहुंची, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं। देखिए यहाँ पे आपको 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य को प्रारंभ किसने किया था?
ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य को पूरा प्रारंभ किया, लेकिन पूछा जाता है कि इसका निर्माण कार्य को पूरा किसने किया, तो इल्तुतमिश ने इसका पूरा कार्य को कंप्लीट किया था, और यह जो है 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। क्लियर, ये तीनों प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। देखिए अभी हमने आपको बोला, ये प्रश्न आपका आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किस खाली स्थान के नाम पर रखा गया था। तो देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। ठीक है, देखिए दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें हैं, तो यहाँ पे पहले 3 मंजिलें थी, बाद में यहाँ पे 2 मंजिलें और बनाए गए, आने की कुल 5 मंजिलें हो गई। कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें हैं। कुतुब मीनार खाली स्थान में कहाँ पर स्थित है, तो कुतुब मीनार जो है भैया आपका दिल्ली में स्थित है। जो लोग दिल्ली के आसपास के लोग हुए उनको पता होगा, देखे होंगे वो लोग। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए राजवंश में कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधी हम लोग आंसर देख लेते हैं। खिलजी के बाद आया तुगलक, के बाद आया सैयद वंश, के बाद आया लोधी वंश। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 शासक था। ठीक है, 5 शासक था। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, इसका एक ट्रिक बता देते हैं याद करने का। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था। हम लोग अपने कल जो वीडियो देखा, तो पहला वीडियो में हमने यहाँ पे आपको बताया था कि गुलाम वंश का स्थापना हुआ था, फिर खिलजी वंश का स्थापना हुआ, फिर तुगलक वंश का, फिर सैयद वंश का, फिर लोधी वंश का। तो इसका एक ट्रिक है। ठीक है, हमारा ट्रिक हमने खुद इसको बनाया है कि गुलाब खिले, सुनिएगा ट्रिक को। ठीक है, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, सांस लो, ये आपका गुलाब खिले तो सांस लो, 5 में से आपका पूरा दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गुलाब से क्या हो गया, गुलाम वंश, खिले से क्या हो गया, खिलजी वंश, तो से क्या हो गया, तुगलक वंश, सांस से क्या हो गया, सैयद वंश, और ला से क्या हो गया, लोधी वंश। क्लियर है, तो गुलाब खिले तो सांस लो एकदम कभी आप भूलिएगा नहीं, और आराम से इसका आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर यदि अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का बीच बीच में हम ट्रिक भी लाते रहते हैं जीके में। तो आप हमारा वीडियो नहीं देखते हैं तो आज ही अपना चैनल को सब्सक्राइब करिए और रोज जीके का वीडियो देखा करिए। अगला प्रश्न, इसी में से थोड़ा सा आपको हम कार्यकाल बता देते हैं। ठीक है, देखिए भारत में स्थापित राजवंशों का सही क्रम इस प्रकार से है। खिलजी का 1290 से लेकर के 1320, तुगलक का 1320 से 1414, सैयद का 14 से 1451 और लोधी का 1451 से 1526। 1526 में बाबर से यह हार गया और यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो गया, समाप्ति हो गया। ठीक है, सिकंदर लोधी का बेटा था यहाँ पे इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के इतिहास में किस अवधि को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। तो 1206 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और 1526 ईस्वी में इसकी समाप्ति हो गई। यही भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के कार्यकाल के नाम से जाना जाता है। समझ गए, यहाँ पे देखिए मुख्यतः 5 वंश सुल्तानों पर दिल्ली पर जो है 5 वंश के सुल्तानों यहाँ पे क्या किया, अपना राजपाट संभाला। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गया। क्या हो गया, वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया तो सिंपल आप एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है ना करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक लाइक तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई खर्च नहीं आता है। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दीजिए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अगला देखने के लिए। थैंक यू।